जंगल को रो चुके चलो दरिया का गम करे, लग जाए फिर से काम पर, आंखों को नम करे. हवामान बदल आणि पर्यावरण या विषयावर शायर नोमान शौक यांनी आपल्या भावना या शब्दात व्यक्त केल्या. मात्र हे दृश्य आहे 2014 पूर्वीचं. 2014मध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी निर्णायक बहुमत मिळवून देशाचा कारभार हाती घेतला. आपण नदीला मातेचं स्थान देणारे आणि वृक्षांमध्ये परमेश्वराचं रूप बघणारे लोक आहोत, असं प्रधानमंत्री त्यावेळी म्हणाले. या सर्व गोष्टी हवामान बदलाशीच तर निगडित आहेत. वर्ष 2009मध्ये गुजरातचे मुख्यमंत्री असतानाच नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या पहिल्या पूर्ण विकसित हवामान बदल विभागाची स्थापना करून आशिया खंडात अशा प्रकारचं पहिलं पाऊल उचललं. सेंटर फॉर एन्व्हायरमेंट एज्युकेशनचे संचालक कार्तिकेय साराभाई त्या दिवसांबद्दल सांगतात. 2009 में उन्होंने सबसे पहला क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट की स्थापना की. क्लाइमेट चेंज की समस्या के लिए वह नए नए तरीके ढूंढते थे. पानी और क्लाइमेट चेंज का जो जुड़ाव है उसमें उनको रस था और नर्मदा का पानी जो आया उससे ग्राउंड वाटर लेवल में क्या फेयर हुआ और उससे जो पंप पानी खींचता है तो वो पंप में इलेक्ट्रिसिटी जो बचती है वो भी एक क्लाइमेट चेंज के साथ जुड़ा हुआ है. तो ऐसे उन्होंने डेवलपमेंट विकास और पर्यावरण की जो समस्या दोनों के लिए उन्होंने सोचा. मुख्यमंत्री असताना नरेंद्र मोदी यांनी हवामान बदल आणि गुजरात या विषयावर एक पुस्तक लिहिलं होतं, ज्याला त्यांचं हरित आत्मचरित्र असं म्हटलं जातं, असं पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाचे प्रधान सचिव म्हणून कार्य केलेले आर रश्मी यांनी सांगितलं. बहुत कम लोगों को यह ज्ञात होगा कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी जी ने जो पहली पुस्तक अंग्रेजी में लिखी है, पुस्तक का नाम है कन्वीनियंट एक्शन, सस्टेनेबल गुजरात्स रिस्पॉन्स टू चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज. किसी भी मुख्यमंत्री द्वारा जलवायु परिवर्तन पर ऐसी पुस्तक का लिखा जाना अपने आप में एक अनूठा कदम था. कुछ लोगों ने इसे उनकी ग्रीन बायोग्राफी भी कहा, क्योंकि इसमें उन्होंने अपने बारे में बात करने के बजाय गुजरात सरकार द्वारा लिए गए क्लीन एनर्जी के लिए उपायों के बारे में विस्तृत चर्चा की है. आज भारत को अगर नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने वाले देशों की अग्रणी पंक्ति में रखा जाता है तो इसका भी श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी को ही जाता है. ग्रीक अमेरिकी राजकीय तज्ज्ञ विल्यम जे अँथोलिस यांनी त्यावेळीच असं परीक्षण लिहिलं होतं की हवामान बदल ही एक जागतिक समस्या असून नरेंद्र मोदी कित्येक वर्षांपासून भारतात अन्य कोणत्याही राज्यस्तरीय नेत्यांपेक्षा कितीतरी पटीनं अधिक अध्ययन आणि तयारी करत आहेत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत जागतिक मंचावर हवामान बदल प्रश्नाचं नेतृत्व करत आहे. इतकंच नाही तर आपली परंपरा आणि मूल्यांमध्ये निसर्गाला अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान आहे हे ठामपणे सांगत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशाला हवामान बदलाच्या समस्येवर तोडगा काढणं हे किती महत्त्वाचं आहे हे समजावून सांगितलं. साथियों, मैं पर्यावरण और प्रकृति को लेकर भारतीय दर्शन की बात इसलिए करता हूं क्योंकि क्लाइमेट और कैलेमिटी का कल्चर से सीधा रिश्ता है. पर्यावरण के प्रति भारत की संवेदना को आज विश्व स्वीकार कर रहा है. ये हजारों वर्षों से हमारी जीवन शैली का हिस्सा रहा है. हम उस समाज का हिस्सा हैं जहां सुबह उठने के बाद सबसे पहले धरती माता से क्षमा मांगी जाती है. एक तरह से अपना बोझ धरती पर डालने वाले हैं. ये संवेदना है जो हमारे जीवन का हिस्सा है. पेड़ पौधों की पूजा करना, मौसम ऋतुओं को व्रत और त्योहार के रूप में मनाना, हमने प्रकृति को हमेशा सजीव माना है. नरेंद्र मोदी यांनी विकास आणि पर्यावरण संरक्षण या दोन्ही गोष्टींची सांगड घालून या दोन्ही बाबी एकत्रितपणे होऊ शकतात हे दाखवून दिलं. त्याअर्थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी एक जागतिक आदर्श निर्माण केला आहे. प्रधानमंत्र्यांनी हवामान बदल समस्येच्या थोडं पुढे जाऊन हवामान न्याय या विषयाकडे जगाचं लक्ष वेधलं आहे. मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतानं ऐतिहासिक पॅरिस करारामध्ये महत्त्वाची भूमिका पार पाडली, असं पर्यावरण तज्ज्ञ आणि पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाचे माजी प्रधान सचिव आर रश्मी यांनी सांगितलं. 2015 में पेरिस समझौता हुआ था. भारत की भूमिका बड़ी निर्णायक मानी जाती है. सबसे बड़ी बात कि आज पेरिस समझौता विश्व के सारे देशों में अगर मान्य है तो वह इसलिए है कि वह सिर्फ उत्सर्जन के नियंत्रण का ही एक समझौता नहीं है, बल्कि जलवायु परिवर्तन से होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं, जो विकासशील देश जो इससे प्रभावित होते हैं और उनकी आपदा नष्ट होती है या उनका प्रतिकूल असर उनकी
खेती, उनके व्यवसाय पर पड़ता है, उसके निदान के लिए भी जो समाधान की व्यवस्था की गई है, भारत की प्रतिबद्धता के चलते ही हुई है। इसलिए इसका श्रेय भारत के तत्कालीन नेतृत्व और प्रधानमंत्री जी को जाता है। भारतानं नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली हवामान बदलाच्या जागतिक सामूहिक समस्येला तोडगा काढण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. यामध्ये जागतिक सौर संघटनेची स्थापना, आपत्ती निवारणासाठी मूलभूत आराखड्याची आखणी आणि व्यक्तिगत पातळीवरील प्रयत्न यांचा समावेश आहे. 2030 पर्यंत 450 गिगावॅट इतकी अक्षय ऊर्जेची निर्मिती आणि एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय हायड्रोजन मिशन सुरू करण्याचं उद्दिष्ट आहे. अक्षय ऊर्जा क्षमतेत भारत जगात 4थ्या स्थानावर, सौर ऊर्जा क्षेत्रात 5व्या तर पवन ऊर्जा क्षेत्रात 4थ्या स्थानावर आहे. हवामान बदल समस्येच्या पुढे जाऊन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी हवामान न्याय याविषयी चर्चा केली. पर्यावरण संरक्षणाप्रती त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांच्या सन्मानार्थ प्रधानमंत्री मोदी यांना 2018 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांनी चॅम्पियन्स ऑफ अर्थ हा पुरस्कार प्रदान केला होता. चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड भारत की उस नित्य नूतन चीज पुरातन परंपरा का सम्मान है। ये भारत के जंगलों में बसे उन आदिवासी भाई बहनों का सम्मान है जो अपने जीवन से ज्यादा जंगलों को प्यार करते हैं। ये भारत के उन मछुआरों का सम्मान है जो समंदर और नदियों से उतना ही लेते हैं जितना अर्थ उपार्जन के लिए आवश्यक होता है। ये भारत के उन करोड़ों किसानों का सम्मान है जिनके लिए ऋतु चक्र ही जीवन चक्र है। ये भारत की उस महान नारी का सम्मान है जिसके लिए सदियों से रीयूज और रिसाइकल रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा रहा है। ज्याप्रमाणे महात्मा गांधी यांनी स्वदेशी आंदोलन बळकट करण्यासाठी लोकांना चरखा चालवायला प्रेरित केलं होतं, त्याचप्रमाणे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशभरात शौचालय सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निश्चय करून लोकांना स्वच्छता आणि निरोगी आयुष्यासाठी प्रेरणा दिली आहे. सुलभ इंटरनॅशनलचे बिंदेश्वर पाठक म्हणतात की जेव्हा स्वच्छतेचा विषय निघतो तेव्हा महात्मा गांधींच्या नंतर दुसरं नाव नरेंद्र मोदी यांचंच येतं, ज्यांनी स्वच्छतेला आंदोलनाचं रूप दिलं. महात्मा गांधी ने कहा था कि आजादी बाद में चाहिए, स्वच्छ भारत पहले। तो भारत को स्वच्छ बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। 2014 में जब श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने कहा कि शौचालय स्कूलों में, घरों में होने चाहिए ताकि जो महिलाएं हैं वो शौच के लिए बाहर न जाए और हर आदमी स्वच्छता की बात करे। और महात्मा गांधी के बाद यदि किसी आदमी का नाम जेहन में आता है वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः कुदळ हातात घेतली आणि गंगेच्या किनारी जमा झालेला गाळ काढून साफसफाई करण्याचं काम करून एक आगळं वेगळं उदाहरण देशवासियांसमोर ठेवलं. स्वच्छता अभियानाला गतिमान करण्यासाठी त्यांनी प्रसिद्ध व्यक्ती आणि राजकीय नेत्यांना दूत म्हणून निवडलं. या मान्यवरांनी स्वतः स्वच्छता करून स्वच्छतेचा संदेश लोकांपर्यंत पोहोचवला. गुजरातचे मुख्यमंत्री आणि देशाचे प्रधानमंत्री म्हणून नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या कार्यकाळात लोकांना विकास प्रक्रियेत हितधारकांच्या रूपात सामावून घेतलं. अरुणाचल प्रदेशमधल्या लोहित जिल्ह्यातले तेजू इथले रहिवासी आयलू तौसिक म्हणतात, जब हम लोग स्कूल जाते तब हर एक रास्ता रोड में सब में कचरा पड़ा दिखाई देता और जब स्कूल में भी ना कुछ डस्टबिन था ना कुछ था. जब से स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुए तब से रास्ता रोड स्कूल सब में बहुत सफा हो गया और तब से तेजू बहुत सफा दिखाई देते. जब से स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुए
जम्मूमधल्या राजौरी जिल्ह्यातले शेतकरी हिमांशु कुमार सांगतात, हमारे गांव में जो गंदगी पहले फैली हुई थी, हमने गड्ढे निकलवा के उस गंदगी का साफ सफाया किया और जिस गंदगी के कारण हजारों सैकड़ों बीमारियां होती थी, अब हमारा गांव का नक्शा पूरा बदल चुका है। हमारा गांव पूरे का पूरा रोग मुक्त गांव है और स्वच्छ भारत मिशन के तहत जितने भी काम हमने गांव में किए हैं उससे गांव के लोग भी खुश हैं, गांव के युवा भी खुश है। 2 ऑक्टोबर 2014 मध्ये स्वच्छ भारत अभियानाला राष्ट्रीय आंदोलनाचं रूप देऊन देशभरात त्याचा आरंभ झाला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी या जनआंदोलनाचं नेतृत्व करत नवी दिल्लीतल्या मंदिर मार्ग पोलीस स्थानक परिसरात स्वतः हातात झाडू घेऊन स्वच्छता अभियानाला प्रारंभ केला. त्यांनी अस्वच्छता करणार नाही आणि करू देणार नाही हा मंत्र दिला. स्वच्छतेच्या या जनआंदोलनात नाटक आणि संगीताच्या माध्यमातून स्वच्छतेबाबत जनजागृती करण्यासाठी संपूर्ण देशात निरंतर सर्वसमावेशक अभियान राबवलं जात आहे. बापूजी अन्नबाट भावितरपु पूलबाट रोडी मुंदुन्न बाट स्वच्छमैन भरत तोट स्वच्छ भारतं परिशुद्ध जीवनं संकल्प साधनं साकार तोरणं स्वच्छ भारतं परिशुद्ध जीवनं संकल्प साधनं साकार नर्मदा की गोद में है मेरे सपनों का घर, सुंदर सुंदर साफ सुथरा है ये मेरा शहर। आएगा रे आएगा, नंबर 1 आएगा, स्वच्छता की मिसाल बनेगा। आएगा रे आएगा, नंबर 1 आएगा, स्वच्छता की मिसाल बनेगा। नए भारत का नया जबलपुर, यातला दुसरा टप्पा पहिल्या टप्प्यातल्या कामगिरीच्या सातत्यपूर्ण परिणामांना अधोरेखित करतो. उदाहरणार्थ, भारतात घन आणि द्रव स्वरूपातल्या तसंच प्लॅस्टिकच्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी पुरेशा सुविधा पुरवणं. दुसऱ्या टप्प्यातल्या केवळ काही कालावधीच्या आतच 1,01,000 गावांमध्ये द्रवकचरा नियोजनाचं कार्य सुरू आहे, ही समाधानाची बाब आहे. 1,249 गावांनी स्वतःला ODF+ म्हणजे उघड्यावर शौचापासून मुक्त घोषित केलं आहे. 53,000हून अधिक सामुदायिक शोषण खड्डे आणि घरगुती स्तरावर 10,40,000 घन आणि द्रवकचरा नियोजन उपकरणांची निर्मिती करण्यात आली आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या राजकीय कारकिर्दीची 20 वर्ष म्हणजे एक अशी कहाणी आहे जी एका तळागाळातून उंच झेप घेतलेल्या व्यक्तिमत्वाची कहाणी आहे. त्यांचं नेतृत्व आणि शासन मॉडेल अद्वितीय आहे, कारण त्यांचे अनुभव जमिनीशी जोडलेले आहेत. त्यांनी नेहमीच नागरिकांना स्वतःसाठी आणि प्रत्येक कार्यासाठी जोडण्याचा, जबाबदारीची जाणीव करून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. सबका विश्वास हा त्यांचा मौलिक दृष्टिकोन असून तो जनतेप्रती विश्वासाचं द्योतक आहे. गांव गांव और गली गली, गांव गांव और गली गली, गांव गांव और गली गली, नई हवा चली, नई हवा चली, नई हवा चली। हर दिल ने ठानी है, हर दिल ने ठानी है, सफाई गांव में लानी है। अब काम करेंगे बात नहीं, साफ नहीं तो माफ नहीं। अब काम